नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 7वीं के भूगोल में पाठ 8 ऋतु निर्मिति भाग 2 इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख करके अच्छी तरीके से सुन करके भी इसके प्रश्नोत्तर याद कर सकते हैं। ये है पाठ 8 ऋतु निर्मिति भाग 2, उसका स्वाध्याय कर लेते हैं। प्रश्न 1 में क्या दिया गया है? सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखो, कथन पूर्ण करो। उसमें से पहला है सूर्य का भासमान भ्रमण होता है अर्थात खाली जगह। पहला, सूर्य संपूर्ण वर्ष पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। दूसरा, सूर्य के संपूर्ण वर्ष में उत्तर तथा दक्षिण की ओर खिसकने का आभास होता है। तीसरा, पृथ्वी निरंतर स्थान बदलती है। इसके उत्तर में आएगा सूर्य के संपूर्ण वर्ष में उत्तर तथा दक्षिण की ओर खिसकने का आभास होता है। सूर्य का भासमान भ्रमण होता है अर्थात सूर्य के संपूर्ण वर्ष में उत्तर तथा दक्षिण की ओर खिसकने का आभास होता है। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है? यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ न होता तो खाली जगह। ऑप्शन में दिया गया पहला, पृथ्वी अपने चारों ओर परिभ्रमण न करती। दूसरा, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर तीव्र गति से परिक्रमण करती। तीसरा, पृथ्वी पर विभिन्न अक्षांशों के भागों में वर्ष भर एक ही प्रकार की जलवायु रहती है। इसके उत्तर में आएगा पृथ्वी पर विभिन्न अक्षांशों के भागों में वर्ष भर एक ही प्रकार की जलवायु रहती है। यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ न होता तो पृथ्वी पर विभिन्न अक्षांशों के भागों में वर्ष भर एक ही प्रकार की जलवायु रहती है। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है? 21 जून और 22 दिसंबर अयन दिन है क्योंकि खाली जगह। पहला, सूर्य 21 जून को कर्क रेखा के ऊपर से दक्षिण की ओर तथा 22 दिसंबर को मकर रेखा से उत्तर की ओर मार्गस्थ होता है। दूसरा, सूर्य का दक्षिणायन 21 जून से 22 दिसंबर की कालावधि में होता है। तीसरा, पृथ्वी की उत्तरायण 21 जून से 22 दिसंबर की कालावधि में होता है। इसके उत्तर में आएगा सूर्य 21 जून को कर्क रेखा के ऊपर से दक्षिण की ओर तथा 22 दिसंबर को मकर रेखा से उत्तर की ओर मार्गस्थ होता है। 21 जून और 22 दिसंबर अयन दिन है क्योंकि सूर्य 21 जून को कर्क रेखा के ऊपर से दक्षिण की ओर तथा 22 दिसंबर को मकर रेखा से उत्तर की ओर मार्गस्थ होता है। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया है? पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर किए जाने वाले परिक्रमण और उसके झुके हुए अक्ष के एकत्रित परिणाम स्वरूप निम्न ऋतुओं का निर्माण होता है। ऑप्शन में दिया गया है पहला, ग्रीष्मकाल, वर्षाकाल, मानसून की वापसी, शीतकाल। दूसरा, ग्रीष्मकाल, शीतकाल, वसंत ऋतु। और तीसरा है ग्रीष्मकाल, शीतकाल। इसके उत्तर में आएगा ग्रीष्मकाल, शीतकाल। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर किए जाने वाले परिक्रमण और उसके झुके हुए अक्ष के एकत्रित परिणाम स्वरूप ग्रीष्मकाल, शीतकाल का निर्माण होता है। अब अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया? निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखो। उसमें से पहला है, उत्तरी गोलार्ध में ऋतु का निर्माण किस कारण होता है? इसके उत्तर में आएगा पहला, 23 दिसंबर के शरद संपात दिन से 22 दिसंबर के उत्तरी गोलार्ध के अयन दिन तक पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव सूर्य से अधिकाधिक दूर जाने लगता है। इसके कारण इस कालावधि में उत्तरी गोलार्ध को सूर्य से कम उष्णता मिलती है। परिणाम स्वरूप इस गोलार्ध में तापमान कम होता जाता है। दूसरा, इस कालावधि में उत्तरी गोलार्ध में दिनमान 12 घंटे से कम और रात्रिमान 12 घंटे से अधिक होता है। तीसरा, 22 दिसंबर को पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर अधिकाधिक झुका होता है अर्थात इस दिन पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव सूर्य से अधिकाधिक दूर होता है। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा रात्रिमान और सबसे छोटा दिनमान होता है। और चौथा है, उत्तरी गोलार्ध के शीतकाल के अयन दिन 22 दिसंबर से 21 मार्च के वसंत संपात दिन तक की कालावधि में भी उत्तरी गोलार्ध के दिनमान 12 घंटे से कम और रात्रिमान 12 घंटे से अधिक होता है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु का निर्माण होता है। अब अगला करते हैं। दूसरा, संपात स्थिति में पृथ्वी पर दिनमान कैसा होता है? इसके उत्तर में आएगा पहला, 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिण ध्रुव सूर्य से समान दूरी पर होते हैं। दूसरा, पृथ्वी की इस स्थिति को पृथ्वी की संपात स्थिति कहते हैं। तीसरा, संपात के दिन पृथ्वी पर सर्वत्र दिनमान और रात्रिमान समान 12-12 घंटों के होते हैं। इस स्थिति में तैयार होने वाला प्रकाश वृत्त देशांतर रेखाओं पर स्थित होता है। अब अगला करते हैं। तीसरा, विषुवतरेखी क्षेत्र में ऋतुओं का प्रभाव क्यों अनुभव नहीं होता? इसके उत्तर में आएगा पहला, विषुवतरेखी क्षेत्र में वर्ष भर प्रत्येक दिन दिनमान और रात्रिमान लगभग समान 12-12 घंटों के होते हैं। दूसरा, इसके कारण विषुवतरेखी प्रदेश में जलवायु की स्थिति में वर्ष भर अधिक अंतर नहीं होता
अतः विषुवत-रेखीय क्षेत्रों में ऋतुओं के प्रभाव का अनुभव नहीं होता। अब अगला करते हैं। चौथा, दक्षिणायन में अंटार्कटिक रेखा से दक्षिण ध्रुव के बीच सूर्य 24 घंटों से भी अधिक समय क्यों दिखाई देता है? इसके उत्तर में आएगा पहला, अंटार्कटिक रेखा से दक्षिणी ध्रुव के बीच सूर्य की किरणें कहीं भी लंबवत नहीं पड़ती। दूसरा, 23 सितंबर से 21 मार्च की कालावधि में पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध की अंटार्कटिक रेखा से दक्षिणी ध्रुव के बीच का प्रदेश 24 घंटे या इससे भी अधिक समय तक लगातार सूर्य के सामने आता है। इसके कारण दक्षिणायन में अंटार्कटिक रेखा से दक्षिणी ध्रुव के बीच सूर्य 24 घंटों से भी अधिक समय दिखाई देता है। अब अगला करते हैं। पांचवा, पेंगुइन प्रजाति उत्तरी ध्रुव पर पाई न जाने का क्या कारण होगा? इसके उत्तर में आएगा प्राचीन काल से ही पेंगुइन प्रजाति का केवल दक्षिणी ध्रुव पर निवास करना उसके उत्तरी ध्रुव पर न होने का कारण हो सकता है। अब अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 3, निम्न कथनों की त्रुटि में सुधार कर कथन पुनः लिखो। पहला, पृथ्वी की परिक्रमण गति कालावधि के अनुसार न्यून अधिक होती रहती है। इसके उत्तर में आएगा सही। अब अगला करते हैं। दूसरा, यदि हम उत्तरी गोलार्ध से देखें तो हमें सूर्य का भासमान भ्रमण दिखाई देता है। इसके उत्तर में आएगा असत्य और सुधारित कथन है, यदि हम उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में से किसी भी गोलार्ध से देखें तो हमें सूर्य का भासमान भ्रमण दिखाई देता है। अब अगला करते हैं। तीसरा, विषुव दिन के दिनांक प्रतिवर्ष बदलते जाते हैं। इसके उत्तर में आएगा असत्य और सुधारित कथन है, विषुव दिन के दिनांक लीप वर्ष में बदलते हैं। अब अगला करते हैं। चौथा, उत्तरी कनाडा में सितंबर से मार्च ग्रीष्म काल की कालावधि होती है। इसके भी उत्तर में आएगा असत्य और सुधारित कथन है, उत्तरी कनाडा में सितंबर से मार्च शीतकाल की कालावधि होती है। अब अगला करते हैं। पांचवा, जब दक्षिण अफ्रीका में ग्रीष्म काल होता है तब ऑस्ट्रेलिया में शीतकाल होता है। इसके भी उत्तर में आएगा असत्य और सुधारित कथन है, जब दक्षिण अफ्रीका में ग्रीष्म काल होता है तब ऑस्ट्रेलिया में भी ग्रीष्म काल होता है। अब अगला करते हैं। छठवा, वसंत संपात और शरद संपात स्थिति में दिनमान छोटा होता है। इसके भी उत्तर में आएगा असत्य और सुधारित कथन है, वसंत संपात और शरद संपात स्थिति में दिनमान और रात्रिमान समान होते हैं। अब अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया है? निम्न आकृति में क्या त्रुटियां हैं बताओ। यहाँ पे एक आकृति दी गई है, इसमें क्या क्या गलतियां हैं वो बताना है। इसके उत्तर में आएगा आकृति में निम्नलिखित त्रुटियां हैं। पहला, संपात दिन को पृथ्वी पर सर्वत्र दिनमान और रात्रिमान समान होते हैं। आकृति की त्रुटि, आकृति में 21 मार्च वसंत संपात दिन को सर्वत्र दिनमान और 23 सितंबर शरद संपात दिन को सर्वत्र रात्रिमान दिखाया गया है। और दूसरी त्रुटि है, अयन दिन को पृथ्वी का कोई भी एक ध्रुव सूर्य की ओर अधिकाधिक झुका होता है। जो ध्रुव सूर्य की ओर अधिकाधिक झुका होता है उसके गोलार्ध में दिनमान अधिक और रात्रिमान कम होता है। आकृति की त्रुटि, आकृति में अयन दिन की स्थिति में दिनमान और रात्रिमान समान दिखाए गए हैं। अब अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 5 में क्या दिया गया है? दक्षिणी गोलार्ध में ऋतु चक्र दर्शाने वाली आकृति बनाओ। यह है ऋतु चक्र दर्शाने वाली आकृति। सो दोस्तों, आज हमारे यहाँ पे पार्ट 8 का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न उत्तर मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।